हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल हट। और आज की इस क्लास में हम जानेंगे क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन और कैसे होता है इनका डेरिवेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कोई एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है तो इस मोशन के दौरान उसकी स्पीड या वेलोसिटी फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है। तो इन कंडीशंस में स्पीड या वेलोसिटी निकालना बहुत ही आसान होता है। बस एक फॉर्मूला यूज करो और आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? आप जो पहले पढ़ चुके हैं। अगर स्पीड निकालनी हो तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहीं अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होती है तो इसका फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। इन फॉर्मूलाज के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, वेलोसिटी या स्पीड नहीं चेंज हो रही है, तो बस आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पता होगा और टाइम इंटरवल पता होगा। इस फॉर्मूले में ला के रखिए और सॉल्व। लेकिन अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तब क्या हम यही अप्लाई करेंगे? नहीं, तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम पढ़ते हैं 3 इक्वेशन और इन्हें कहते हैं हम इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या क्या इक्वेशन है? ध्यान से देखिए। जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशन जो आपको सामने दिख रहे हैं, these are the equations of motion, and when we use we use these equation in uniform motion। जब यूनिफॉर्म मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रेट लाइन में जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो तब इस समय हम इन तीनों इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, ये तीनों इक्वेशन जरूरी नहीं कि सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही अप्लाई हो। ये तीनों जो मोशंस हैं, इक्वेशंस हैं, वो हम यूनिफॉर्म मोशन में भी लगा सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी लगा सकते हैं। तो चाहे जो टाइप का मोशन हो, लेकिन एक लीनियर अगर मोशन है, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन है, तब हम इन तीनों फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इन तीनों इक्वेशन का यूज हम तब कर सकते हैं। तो समझ में आ गई बात? चाहे मोशन यूनिफॉर्म हो चाहे मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, सब के लिए हम इन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जबकि ये फॉर्मूला केवल और केवल यूनिफॉर्म मोशन के लिए था। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब यहां से एक चीज और जानना है कि जो इसमें टर्म्स लिखे हैं इनका क्या मतलब है। u क्या है, v क्या है, a क्या है, t क्या है। तो हो सकता है आपको पता हो, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो वो मूव कर रही थी और उसकी वेलोसिटी क्या होगी? u, स्मॉल u। ये जो u दिख रहा है, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो u क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। जिस समय हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया ऑब्जेक्ट को, उस समय उसकी वेलोसिटी। अब हमने कुछ देर बाद देखा, मतलब कुछ देर तक ऑब्जर्व किया। कितने टाइम तक? टाइम t तक। तो t क्या है? टाइम इंटरवल। कुछ देर तक हमने ऑब्जर्व किया तो पता चला कि ये तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर करता है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है। तो उस समय उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या हुआ? a is the acceleration of that object which is moving with non uniform velocity। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन a। इसके बाद एक्सेलरेशन अगर उसमें है तो जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। एक्सेलरेशन अगर किसी ऑब्जेक्ट में है तो जरूर वेलोसिटी चेंज होगी और चेंज होकर
फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, उसको हमने कहा v is the final velocity of any object after time t when the object is moving with an uniform acceleration a। ठीक है, एक टर्म और बचता है इसमें s। तो इस पूरे के पूरे मोशन के दौरान, कौन सा मोशन, जो ये ऑब्जेक्ट कर रहा है जब वेलोसिटी u पर था, t टाइम तक मूव कर रहा है और a एक्सेलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी बदल कर v हो गई है, तो इस दौरान कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर किया होगा, वो डिस्प्लेसमेंट है s। तो s इज द डिस्प्लेसमेंट। तब उसकी क्या क्या कंडीशन होगी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे, u a t v s, ये सारी चीजें है क्या, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तीनों इक्वेशन जो हमारे सामने लिखे हैं, इन इक्वेशंस का यूज करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये आया कहां से आया, तो इसका डेरिवेशन भी हमें पढ़ना है। तो चलिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस का पहले हम डेरिवेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या है, पहला इक्वेशन v is equal to u plus at। कहां से ये आया, चलिए देखते हैं। उसके लिए हम मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, और कैसा मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह अगर मोशन कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, अब आफ्टर टाइम t हम उसको ऑब्जर्व करें तो इसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है a, उसके कारण इसकी वेलोसिटी चेंज होकर v हो जाएगी। क्या क्या टर्म्स इसमें आए हैं फिर से ध्यान दीजिएगा, ग्राफ के थ्रू समझते हैं इसको। एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें ये डिनोट करेगा टाइम और इधर वेलोसिटी। तो हमने क्या माना है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कैसा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो इस समय जो ग्राफ बनेगा एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब किसी समय हमने उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मान लीजिए जब ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा था तो हमने उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किया, और इस समय टाइम हुआ होगा t1 टाइम पर हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया है, और इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही, u इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब आफ्टर टाइम t इसको हम मूव करने देते हैं, मूव कर रहा है, और कुछ समय बाद आफ्टर टाइम t हमने देखा, मतलब जो ऑब्जेक्ट यहां था हमने फिर से ऑब्जर्व किया एट टाइम t2, और इसमें टाइम का जो इंटरवल हुआ कितना, कह रहे हैं हम आफ्टर टाइम t, मतलब t1 से t2 तक जाने में जो टाइम लगा वो है t इज द टाइम इंटरवल। और जब t2 पॉइंट पर पहुंच गया, या ये कहें कि t टाइम बाद हमने देखा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v, इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। पॉइंट हमने देते हैं ये है o, पहले a पर पहुंची और फिर b पर। बाकी सारे पॉइंट्स के नाम को आपको जो देना है, तो t1 और t2 हो ही गया, इसको नाम देना नहीं है, ये दे देते हैं पॉइंट p और ये पॉइंट q। ठीक है, तो इस समय इसका एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे। एक्सेलरेशन का आप जानते हैं डेफिनेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आया है टाइम के रिस्पेक्ट में, वही होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, वी नो द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज, क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी देखते हैं क्या था, पहले वेलोसिटी क्या थी u, बाद में वेलोसिटी v, तो चेंज कितने का आ गया, चेंज कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, कैसे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी।
ठीक, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल हमने कितना लिया, स्मॉल टी, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी है u अपॉन t। t को आप ट्रांसफर करिए इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से at इज इक्वल टू v माइनस u, और आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे v इज इक्वल टू मिल जाएगा u प्लस at। इस तरह से हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व हो गया, डिराइव हो गया। तो इस तरह से हम पहले इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, बहुत ही इजी है और एग्जाम में ये कम ही आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो अब हम इसके बाद में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको कैसे डिराइव करेंगे, तो सारी की सारी कंडीशन वही पहले वाली ही है जो पहली इक्वेशन को प्रूव करने में हमने यूज की थी। क्या क्या हुआ था उसमें, देखिए ग्राफ हमने वही बनाया है या वही बना ही हुआ है ग्राफ। तो इसमें क्या हो रहा था, कोई एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और इस समय इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके सामने है। टाइम t1 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर टाइम t मतलब टाइम t2 पर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v, और इस पूरे मोशन के दौरान इसका एक्सेलरेशन है a। अब इसमें और क्या हमें बताना होगा, अब जब मोशन में है ऑब्जेक्ट तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी इसका होगा। तो हम कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट इसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर वो s है, डिस्प्लेसमेंट को तो s से डिनोट करते हैं, पहले मैं बता चुका हूं। लेकिन इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकलेगा कैसे, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक जब गया ऑब्जेक्ट, इसके बीच में कितना इसने ट्रेवल किया, वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, जब आप ग्राफ की बात कर रहे हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हो, और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा निकलेगा जिस पॉइंट से लेकर A से जिस पॉइंट तक गए हैं, मतलब B, तो A से B तक गए हैं ना, इसके बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो इसके नीचे पड़ने वाला जितना भी एरिया जाकर x एक्सिस पर मीट होता है, इसके नीचे पड़ने वाला पूरा एरिया वही डिफाइन करता है डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ, ये क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी T2 T1, या आप नाम देना चाहें तो C और इसका नाम D दे दूं मैं, तो ABCD, एरिया ऑफ ABCD। क्या ये बात समझ में आई, एरिया कैसे निकलेगा, सॉरी एरिया नहीं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो जिस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके नीचे कुल कितनी एरिया पड़ रही है x एक्सिस तक, वही हो जाती है डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम निकाल सकते हैं इस एरिया को निकालकर, जितनी एरिया उतना ही डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया ऑफ ABCD। तब डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ ABCD, इसकी एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल तरीका एरिया निकालने का, ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक कर लीजिए, यहां से ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, और इसको नाम दे दीजिए एक दूसरा पॉइंट E। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, कुछ इसमें ऐसा तो नहीं है जो आपको ना समझ में आए, सिंपल चीजें किया है मैंने। पूरे एक क्वाड्रिलेटरल को बीच से एक लाइन बनाकर एक समझ लीजिए कंस्ट्रक्शन किया है, एक लाइन ड्रॉ कर दी है और दो पार्ट में फिगर को डिवाइड कर दिया है, दो अलग अलग पार्ट में, एक बन गया ट्रायंगल और एक बन गया ये रेक्टेंगल। स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर जैसा शायद लग रहा होगा लेकिन स्क्वायर नहीं है, इसकी चारों साइड जरूरी नहीं कि इक्वल हो जाए, तो इट इज अ रेक्टेंगल। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है, तो अब हम आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं।
क्लियर है? तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AECD। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इन दो पार्ट्स में हमने ब्रेक करके इस पूरे जो क्वाड्रिलेटरल ABCD था, अब ऐसे हम एरिया निकालेंगे। तो S इज इक्वल टू, आपको पता है एक ट्राइंगल की एरिया का फॉर्मूला, देखिए यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल की एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू हाइट, मतलब ये बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो हाफ इंटू बेस AE इंटू BE, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है? इसी तरह रेक्टेंगल का आपका फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें लेंथ CD, लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी दिख रही है, EC। कोई डाउट? अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वैसे इतना सिंपल है, होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर किसी को डाउट है आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हाफ, अब बस फिगर से देख के इसकी वैल्यू पुट करनी है। AE, जरा ध्यान से देखें, यहां पर AE कितना है, उतना ही है जितना कि CD होगा, और CD कितना है, T इंटू टाइम T इंटू BE कितना है, BE कितना सॉरी, देखिए BE कितना आएगा, BE आएगा अगर हम यहां से लेकर यहां तक पूरी लेंथ ले लें, जो कि कितनी है, V दिख रही है, ओरिजिन से यहां तक पॉइंट का V है, V वेलोसिटी, तो ये भी क्या होगी, V पूरी, और इतनी कितनी है, U, देखिए U, तो ये क्या हो जाएगा, BE कितना हो जाएगा, BE कैसे मिलेगा, पूरे में से इतना माइनस कर दे, मतलब V माइनस U प्लस CD की वैल्यू, CD कहां है, ये T इंटू EC की वैल्यू U। तो सारी वैल्यूज हमने इस ग्राफ को देखकर यहां पर पुट कर दी है, बस अब सॉल्व कर देना है बस। S इज इक्वल टू हाफ T, अब V की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या समझ सकते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT माइनस U, और प्लस ये आ जाएगा UT। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद आगे अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर हाफ, देखिए यहां U माइनस U कैंसिल हो गया, बचा क्या, AT अंदर और AT ये, तो हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वही इक्वेशन मिल गया जो हमने ऊपर लिखा है। देखिए बस इसको इधर कर दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर विच इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको समझ में आ गया। पढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, V square is equal to U square plus 2AS. It is the third equation of motion. कैसे होगा इसका डेरिवेशन? तो कुछ उसी तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी डेरिवेशन होता है, जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे हुआ था उसमें स्टार्ट? हमने उसमें निकाला था डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यहां पर भी निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट जो इसमें मूव कर रहा था, कंडीशन वही, सारी की सारी कंडीशन इसमें भी वही है जो पहले इक्वेशन में थी, वही दूसरे इक्वेशन में थी, और वही सारी कंडीशन हमें तीसरे इक्वेशन में बात करनी है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए वही काम करना होगा जो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था। क्या किया था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा बता चुका हूं सेकंड वाले में, कि डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है पॉइंट A से B तक, तो इसके नीचे पड़ने वाले एरियाज को हम इसमें निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD।
लेकिन यहां पर अब इस क्वाड्रिलेटरल को हमें पार्ट्स में नहीं ब्रेक करना है, पार्ट्स में अब नहीं ब्रेक करना है कि एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल इन दो पार्ट में ब्रेक करके हम सेकंड इक्वेशन को प्रूव कर रहे थे। लेकिन यहां पर अगर थर्ड इक्वेशन आपको प्रूव करना है तो ध्यान दीजिएगा, इसको दो पार्ट में नहीं ब्रेक करना है बल्कि एक ही इक्वेशन लगाना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फिगर कैसा है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, दो साइड्स जिसकी पैरेलल हो और दो साइड्स पैरेलल ना हो वो कहलाता है ट्रेपेजियम। तो यहां पर हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, ट्रेपेजियम की एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा S इज इक्वल टू, ट्रेपेजियम की एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट का मतलब यहां पर हुआ दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस। जैसे एक पैरेलल साइड ये है, दूसरी पैरेलल साइड ये है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यही आ जाएगी हाइट। तो हाइट मींस द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। अब आगे देखते हैं, S इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एक पैरेलल साइड देखिए ये है AD और दूसरी पैरेलल साइड BC। दिख रहा है आपको फिगर से? तो एक पैरेलल साइड AD, दूसरी पैरेलल साइड ये है जो कि है BC इनटू हाइट। और हाइट कितनी है AE कहें या फिर CD कह देता हूं, ये हुई इसकी हाइट। तो अब हमें फॉर्मूला पता चल गया, इस पर मैंने पुट कर दिया। अब यहां से देख के सबकी वैल्यू पुट करनी है बस। S इज इक्वल टू हाफ AD की वैल्यू यहां से U दिख रही है, तो U प्लस BC की वैल्यू यहां से इट इज V, फाइनल वेलोसिटी V इनटू CD की वैल्यू CD की वैल्यू ये दिख रही है आपको T। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना होगा, तो जरा ध्यान दीजिए इस इक्वेशन में जो हमें प्रूव करना है उसमें दिख रहा है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as दिख रहा है आपको। तो यहां पर हमें कहीं t नहीं दिख रहा है, t टाइम, जबकि यहां पर हमें देखिए टाइम t यहां पर दिख रहा है ना। तो इस टाइम को यहां से एलिमिनेट करना होगा, और इस टाइम को एलिमिनेट करने के लिए हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको इधर करके दिखा देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या मिला था, v इज इक्वल टू u प्लस at, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, या v माइनस u इज इक्वल टू at, या t इज इक्वल टू v माइनस u बाई a। ये रिजल्ट आया, t की वैल्यू यही लाकर यहां पर पुट कर देनी है, हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v, t की जगह पर ये वैल्यू v माइनस u बाई a, v माइनस u बाई a वैल्यू हमने पुट कर दी। अब सॉल्व कर देना है, क्या होगा सॉल्यूशन, हाफ। देखिए यहां पे एक फॉर्मूला बनता है a माइनस b इंटू a प्लस b। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसी तरह v माइनस u इंटू v प्लस u हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a। इसके बाद हमें ये 2a को जो नीचे दिख रहा है आपको 2a का ट्रांसफर कर देना है इधर s के पास। तो क्या बन जाएगा 2as इक्वल टू, और इधर बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हमने लिख लिया इस साइड। तो अब इक्वेशन ये चेंज होकर हो गया 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन में आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हमें लाना है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, कैसे आएगा वो, बस आप u स्क्वायर को इधर 2as के पास ट्रांसफर कर दीजिए, तो बचेगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एंड इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड एज वेल एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों का डेरिवेशन जान चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह यहां पर आज की क्लास खत्म होती है। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक।